हेलो वेलकम टू कैडब्लेंस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या कवर करेंगे। तो जो आपका पीवाईक्यू का जो सेक्शन है वो ऑल चैप्टर्स के लिए इस वीडियो में हम लोग क्या है कवर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ऑल चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को चेक करना है। और सेमेस्टर 2 एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की, कि चैप्टर नंबर 7 साउंड में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू वेव्स ऑफ द सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 1:3, व्हाट विल बी द रेशियो ऑन देयर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये तो आपका देखिए क्या है क्वेश्चन हो गया। अब बेटा मैं तो आपसे कहूंगा कि पहले आप इसको क्या है करके देखें और इसका फिर मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि भाई क्या सोल्यूशन है। तो सारे क्वेश्चंस आपको विद सोल्यूशन इसमें मिलेंगे, तो आप पूरा प्रॉपर वे में देखते रहिए। तो देखिए, सोल्यूशन पे हम लोग आ जाते हैं। तो बेटा ये इसका सोल्यूशन है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपको एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है वो आपको गिवन था, आपसे इंटेंसिटी का रेशियो पूछा था। तो बेटा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो I1/I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो A1/A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या देखिए लगा दिया है। I1/I2 इक्वल A1/A2 का होल स्क्वायर। A1 A2 का रेशियो दिया गया 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर हो गया, तो ये आपका गया 1/9। इसको आप रेशियो में लिखते हैं 1:9। तो I1:I2 आपका आ गया 1:9। इसके बाद आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी का रेशियो। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है। जब डिपेंड नहीं करती है तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1 रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। तो F/F मीन्स 1:1 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, आपको एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 3:4। तो आपको लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। तो सेम उसी तरीके से है क्वेश्चन आपका। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए। तो देखिए, आपको रेशियो गिवन था 3:4। तो 3:4 तो हो गया इसका रेशियो। अब अगर हम लाउडनेस का बात करते हैं तो भाई लाउडनेस प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो L1/L2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा A1/A2 इसका होल स्क्वायर। तो बस आप क्या कर देंगे, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 9/16। तो 9/16 का मतलब हो गया 9:16। तो वही आपका आंसर आ गया 9:16। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारा डिपेंड नहीं करता एम्पलीट्यूड पर, तो F/F करेंगे तो आपका आ जाएगा 1:1। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज मीन बाई नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन किसे कहते हैं और एक इसका सोर्स बताइए जो नॉइज पोल्यूशन क्या है प्रोड्यूस करता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये आपका 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, सोल्यूशन आप देख लीजिए। जो आपका अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड होता है, अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड होता है, वो क्या है ह्यूमन हेल्थ पे क्या है हार्मफुल इफेक्ट डालता है, उसी को हम क्या है नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन। तो जैसे एरोप्लेन जब उड़ता है तो क्या उसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो ये क्या करता है नॉइज पोल्यूशन का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, नेम वन फैक्टर विच अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड emitted due to vibration in the air column. And second question is, name the units used for the measuring sound level. तो इसका आपको आंसर करना है। आंसर मैं आपको बताता हूं भाई क्या आंसर है इसका। तो देखिए, ए वाले का आपका जो आंसर है, जहां आपके एयर कॉलम में वाइब्रेशन हो रहे हैं,
तो इसके लिए आंसर आपका होगा लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। और नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग साउंड लेवल। तो ये आपको पता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डेसिबल में, तो इसको आप कहते हैं डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है व्हाट इज मीन बाय द टर्म्स एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें है एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो बॉक्स। तो ये 2013 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले का आंसर पहले हम लोग चेक करते हैं कि भाई एम्पलीट्यूड का क्या मीनिंग है। तो एम्पलीट्यूड को आप कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखिए क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी आपका होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो कहेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी एक्सप्लेन वाई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार प्रोवाइडेड विद अ हॉलो बॉक्स। तो देखिए आपको आंसर दिया गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोवाइडेड विद अ हॉलो बॉक्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो देखिए इसका मेन रीजन क्या है, हम क्या कर चाहते हैं, हम चाहते हैं एयर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो एयर के वॉल्यूम को इंक्रीज करना हमारा क्या है, पर्पज रहता है। सो व्हेन द स्ट्रिंग्स आर सेट इन वाइब्रेशन टू सेट अ लार्ज वॉल्यूम एयर वाइब्रेशन its natural frequency is same as the string stressed it, so air column side is set to forced vibration। तो मेन आप रीजन ध्यान रखिएगा कि भाई इसका मेन रीजन है कि वॉल्यूम को इंक्रीज करना, जिससे कि एयर का जो वॉल्यूम है वो क्या उसको ज़्यादा मिल सके। बेटा अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो बेटा आप जो आपका चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हाउ डज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर। तो देखिए आपसे कह रहा है अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसमें क्या चेंजेस होगा। अब ये आपको बताना है मेटल के केस में और सेमीकंडक्टर के केस में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं मेटल के केस का, तो मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे फॉर मेटल इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो अगर आप सेमीकंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप आंसर कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यू हैव 3 रजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम, हाउ विल यू जॉइन देम सो दैट टोटल रेजिस्टेंस इज मोर देन 7 ओम। तो इसको आपको कैसे ऐड करना है कि आपका 7 ओम से रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसके लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसके हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात आती है कि भाई इसको आप कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए अगर आपको रेजिस्टेंस ग्रेटर चाहिए तो देखिए ग्रेटर रेजिस्टेंस के लिए आपको ऐड करना पड़ता है सीरीज में। किसमें? सीरीज में। तो आप क्या करेंगे 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम को क्या सीरीज में ऐड कर देंगे। तो सीरीज के फॉर्म में इसको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अब अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो R इक्वल आप निकालोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, तो ये आपका आता है 10 ओम। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 10 ओम। तो बेटा फर्स्ट का आंसर हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड का आंसर हो गया 10 ओम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन अ कंडक्टर इज स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ। तो देखिए आपसे पूछ रहा है किस लॉ के फॉर्म में हमारा ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए इसको जो लॉ लिखा है इस लॉ को आप क्या है लॉ कर ले, LAW।
तो आपसे कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन अ कंडक्टर स्टार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ। तो बेटा आपसे कह रहा है जो V और I के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको किस लॉ का नाम दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि भाई आपसे आपको ग्राफ बनाना है। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि मटेरियल कौन सा यूज करना है हमको कनेक्शन वायर के लिए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान काम करना है। मैं इसको आपको सोल्यूशन समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको पता है कि भाई V प्रपोर्शनल I होता है, जिससे आप लिखते थे V अपॉन आई इक्वल टू आर, जिसको आप कहते थे ओम्स लॉ। क्या कहते थे? ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ में आप एक डायग्राम बनाते थे V वर्सेस I का। तो देखिए अगर आप V वर्सेस I का डायग्राम बनाएंगे तो देखिए आपको पता है कि भाई स्ट्रेट लाइन आता था। तो देखिए आपको पता है कि भाई जो स्ट्रेट लाइन का जो ये ग्राफ था ये रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा स्लोप। जो स्लोप था वो रिप्रेजेंट करता है हमारा रेजिस्टेंस को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कौन चीज? स्लोप। अब देखिए आगे आपको ध्यान ये देना है, इसके सोल्यूशन को अब आपको देखना है। तो देखिए पहले आपसे क्या था, लॉ का नाम बताइए। तो भाई लॉ का नाम हो गया ओम्स लॉ। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि बी आई कर्व के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए स्लोप जो होगा बी आई कर्व का वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपसे पूछा था कि भाई बी आई कर्व क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने बताया भाई रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा मटेरियल यूज करना है कनेक्शन वायर के लिए। तो भाई आपको पता है कि भाई जो कनेक्शन वायर होती है जो घरों में यूज करते हैं वो कैसा होता है, वो कॉपर का होता है। तो कॉपर का यूज हम कर लेते हैं कनेक्शन वायर के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउस होल्ड सर्किट से। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर हाउस होल्ड सर्किट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहले आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज रेटेड एट 100 kVA 200 B इफ अप्लायंस इज ऑपरेटेड फॉर 2 hours कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द अप्लायंस इन kWh एंड जूल। तो आपको इसका आंसर क्या है बताना है। तो देखिए इसका अगर हम आंसर करते हैं तो देखिए आपको करना है फर्स्ट का आंसर पहले। तो देखिए आप क्या करें, एनर्जी का फॉर्मूला लगा दे P इंटू टी वाला, जो आपने पढ़ा था ना P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो यहीं से आप W की वैल्यू निकाल लें तो आपका हो जाएगा P इंटू टी। तो W को आप कहते हैं एनर्जी, P को पावर, T को टाइम। तो एनर्जी इक्वल पावर इंटू टाइम। तो पावर की वैल्यू आपको दी गई है 1000 kVA और टाइम की वैल्यू दी गई है आपको 2 आवर। तो देखिए kVA को आपने क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है बीए में। तो देखिए अगर आप 1000 टू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2000 किलोवाट आवर। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या कर देंगे 2000 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से मैं आपको बता देता हूँ बी वाले पार्ट के लिए 2000 में आप क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.2 इंटू 10 पावर 9। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये किस में आ गया आपका, जूल में। तो आंसर आपका जूल वाला भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेम द कलर कोड ऑफ वायर विच इज कनेक्टेड टू मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस। तो कलर कोड आपको बताना है वायर का जो मेटालिक बॉडी पर क्या है, कनेक्टेड है। फिर सेकंड आपसे क्या है, टू विच वायर ऑफ अ केबल इन अ पावर सर्किट शुड बी द मेटल केस ऑफ द गीजर बी कनेक्टेड। फिर थर्ड आपसे कह रहा है टू विच वायर शुड फ्यूज टू बी कनेक्टेड। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट करेंट रीडिंग ऑफ अ फ्यूज इज 5 एम्पियर। ये 2017 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो इसके सोल्यूशन की अगर हम आपसे बात करते हैं तो पहले क्या था आपसे, मेटालिक बॉडी के लिए कौन सा कलर कोड यूज करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ग्रीन का यूज कर लें या तो आप क्या येलो का यूज कर लें।
तो ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। देन टू विच वायर ऑफ अ केबल पावर सर्किट शुड बी मेटल केस ऑफ अ गीजर इज कनेक्टेड। तो देखिए इसमें क्या यूज किया जाएगा, इसमें आप कनेक्ट करोगे अर्थ वायर को। फिर थर्ड वाले में कह रहा था कि भाई टू विच वायर फ्यूज टू बी कनेक्टेड। तो देखिए फ्यूज हमेशा कनेक्ट किया जाता है आपके लाइव वायर में, तो फ्यूज के लिए आंसर हो गया लाइव वायर। फिर लास्ट आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट करेंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज 5 एम्पियर। तो देखिए इसका मीनिंग होता है कि भाई फ्यूज से मैक्सिमम 5 एम्पियर की करंट क्या है, फ्लो कर सकती है। इससे ज़्यादा करंट क्या है अगर फ्लो करेगी तो जो वायर होगा फ्यूज के अंदर का वो क्या है, मेल्ट कर जाएगा। तो देखिए वही आंसर में लिखा होगा फ्यूज विच स्टैंड अ मैक्सिमम करंट ऑफ 5 एम्पियर बिफोर द वायर मेल्ट्स। अब इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, टू विच वायर ऑफ अ केबल इन अ पावर सर्किट शुड द बैटल केस ऑफ द गीजर टू बी कनेक्टेड। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या फिर से रिपीट आपका हो गया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये फिर से रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है विच वायर इन अ पावर सर्किट इज कनेक्टेड टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश वायर। फिर नेक्स्ट है आपका फॉर अ फ्यूज हायर द करंट रेटिंग डैश इन द फ्यूज वायर। ये बेटा 3 क्वेश्चन है आपके, तीनों के आपको आंसर करना है। तो चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट का आंसर आपका आपसे कहता है विच वायर इन पावर सर्किट कनेक्टेड टू द मेटालिक बॉडी। तो देखिए आपका जो कनेक्ट होगा वो होगा अर्थ वायर। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश वायर, तो इसमें होता है आपका लाइव वायर। फिर इसके बाद है फॉर अ फ्यूज हायर द करंट रेटिंग डैश इन द फ्यूज वायर, तो इसमें होगा थिकर। क्या होगा, थिकर। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है व्हाट इज कंज्यूम्ड यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कॉमा फॉर विच इलेक्ट्रिसिटी बिल आर पेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द पर्पज ऑफ अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डैश। तो इन दोनों के आपको आंसर क्या है बताना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आंसर्स को। तो देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपसे क्या था व्हाट इज कंज्यूम्ड। तो देखिए आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बात कर रहे हो तो भाई क्या कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा। और अगर आप बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्पज क्या है फ्यूज का इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो करंट की लिमिट को करना, करंट एक लिमिट तक फ्लो करे, इसका काम है फ्यूज का। अगर सर्किट में ज़्यादा करंट आ रही है तो फ्यूज क्या है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट में करंट नहीं जाने देता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिज्म। इसके क्वेश्चंस को अब हम लोग कवर करेंगे, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स what should be the angle between magnetic field and the length of the conductor so that force experiences is जीरो एंड मैक्सिमम। तो आपसे कह रहा है कि भाई फोर्स जीरो हो और फोर्स क्या मैक्सिमम हो, इसकी कंडीशन आपको बताना है कि भाई कितना एंगल होना चाहिए। ये आपका 2020 में क्वेश्चन आया था। तो बेटा अगर आपको जीरो करना है तो बेटा आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है साइन थीटा आपका क्या फॉर्मूला में आता है, साइन थीटा क्या आता है फॉर्मूला में आता है। अगर थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और अगर थीटा 90 होगा तो साइन 90 क्या है 1 हो जाएगा। तो बेटा कहने का मतलब ये अगर जीरो करना है तो थीटा जीरो लो, अगर मैक्सिमम करना है तो थीटा को 90 लो। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है साइन थीटा।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है व्हाई डज अ करंट कैरिंग कॉमा फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनोइड रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सेकंड है स्टेट द डायरेक्शन इन विच इट रेस्ट। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट का आंसर इसमें होगा इट वेव्स ड्यू टू अ बार मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट करंट। तो ये आपका क्या है, एज अ बार मैग्नेट की तरह क्या है, बिहेव करने वाला है। तो बेटा इसका जो मेन डायरेक्शन होने वाला है वो होने वाला है नॉर्थ साउथ। तो ये किस में मूव करेगा, ये किस में रेस्ट करेगा, ये रेस्ट करने वाला है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो आप आंसर को प्रॉपरली क्या रीड कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर हमारा कैलोरीमेट्री, चैप्टर नंबर 11। इसके क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो बेटा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये आपका 2020 में आया था। आपसे कह रहा है टू मेटालिक ब्लॉक पी एंड क्यू हैविंग मासेस 2:1 आर सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो H1H2 क्या है, सेम है। आगे आपसे कह रहा है इफ देयर टेम्परेचर राइज बाई सेम डिग्री, मतलब इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है तो इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका रेशियो आपको क्या है, बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसके लिए आपको देखो पता है कि भाई जो आपका फॉर्मूला होता है MC डेल्टा टी, ये आपको पता है। और आपसे कह रहा है कि भाई सेम अमाउंट ऑफ हीट है। अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट है तो फर्स्ट के लिए Q1 और सेकंड के लिए Q2, ये दोनों क्या है, सेम होने वाले हैं। तो Q1 ये हो गया और Q2 ये हो गया। तो भाई आपको देखो क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, M1C1 डेल्टा टी इक्वल M2, फिर से लिख देता हूं आपको, M1C1 डेल्टा टी इक्वल M2C2 डेल्टा T2। अब आपको डेल्टा T1 और डेल्टा T2 ये दोनों टर्म क्या सेम दे दिए थे, तो यहाँ पे हमने डेल्टा टी लिख दिया। अब इसके बाद M1 M2 का रेशियो 2:1 दिया, तो M1 हमने ले लिया 2M, M2 ले लिया हमने M। तो यहाँ पे 2M लिख दिया, यहाँ पे M लिख दिया। अब आपको पता है कि भाई रेशियो निकालना है स्पेसिफिक कैपेसिटी का, तो इसको लिख दिया हमने Cp1, इसको लिख दिया Cp2। तो इन्होंने क्या कर दिया, देखो बेटा Cp/Cp निकाला है, तो ये आपका आ गया 1/2। तो बेटा इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, इसको क्या कर लो आप Cp1 कर लो फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को Cp2 कर लो। तो Cp1/Cp2 का रेशियो आ जाएगा M/2M इक्वल टू 1/2। तो Cp1 रेशियो Cp2 ये आपका हो गया 1:2। तो आंसर आपका हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड इट्स SI यूनिट। बेटा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है आपका। आंसर इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। आंसर में आपको पता है कि आप क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाई 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट द यूनिट इज जूल पर केल्विन। इसको आप JK-1 भी क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 फैक्टर्स अपॉन विच हीट अब्जॉर्ब बाय द बॉडी डिपेंड। तो आपको 2 फैक्टर बताने हैं जिस पर क्या है, हीट डिपेंड करता है। तो बहुत ही आसान है। तो बेटा आपने पढ़ा था Q=MC डेल्टा टी होता है, तो उसको आप लिख लें। तो आपको पता है कि भाई Q डिपेंड कर रहा है मास पर एंड Q डिपेंड कर रहा है आपका टेम्परेचर डिफरेंस पर। तो वही आप लिख दीजिए फैक्टर, मास ऑफ द बॉडी एंड द चेंज इन द टेम्परेचर। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे। और बेटा ये क्वेश्चन देखिए आपका 2016 में आया हुआ था।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है डिफाइन कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट, नेम द मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग कैलोरीमीटर। एंड थर्ड वन इज व्हाई इज कैलोरीमीटर मेड अप ऑफ थिन शीट्स ऑफ अबव मटेरियल, आंसर्ड इन बी। तो ये 3 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको बताना है। तो बेटा इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई क्या इसका सोल्यूशन होगा। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि भाई डिफाइन कैलोरीमेट्री, तो आप बोलेंगे प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो भाई चेक करना है कि भाई हीट क्या अब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। इसके बाद आपसे कह रहा है कि कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर में, तो आंसर आपका होगा कॉपर, कि हम कॉपर का यूज करते हैं। अब बात आती है कि भाई कॉपर क्यों यूज करते हैं, तो देखिए उसका रीजन है कि भाई ये कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है कॉपर? गुड कंडक्टर होता है, इसलिए हम इसका क्या है यूज करते हैं कॉपर का। बाकी का बच्चों आपके आंसर क्या यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अब बेटा आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है हीट सप्लाइड टू सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हाट इज चेंज इन फेज कॉल्ड। तो भाई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो भाई इसका चेंज क्या कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ड्यूरिंग फेज चेंज डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज। तो भाई क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकती है कि नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। एंड थर्ड आपसे कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फेज चेंज। तो फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी होती है उसको आप क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है हीट सप्लाइड टू सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, व्हाट इज चेंज इज कॉल्ड। तो देखिए इसको आप कहते हैं मेल्टिंग। आपको पता है कि भाई जैसे आइस हो गया, अब आइस को आप क्या किस में कन्वर्ट कर लेते हो, वाटर में। कैसे करते हो? हीट करके। तो भाई इसको आप क्या कहते हैं, आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। कैसे? मेल्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट है आपका क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं मॉलिक्यूल की। तो भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी को नहीं कर सकते हैं इंक्रीज। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एनर्जी अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज कॉल्ड। तो भाई फेज चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको आप क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। क्या कहते हैं आप, लेटेंट हीट। तो आंसर आप दोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। सेकंड क्वेश्चन इसमें है आपका व्हाट इज अदर नेम टू इट, एंड थर्ड वन इज नेम लॉ ऑन विच प्रिंसिपल इज बेस्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ मिक्सर क्या है आपको ये बताना है। तो चलिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। तो बेटा इसको आपको क्या देखना है। तो बेटा इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर के अकॉर्डिंग जो भी आपकी हॉट बॉडी है वो जितना एनर्जी लॉस कर रही है उतना ही एनर्जी क्या है कोल्ड बॉडी गेट कर रही है। मतलब एक एक आपके पास हॉट बॉडी होगा, दूसरी आपके पास कोल्ड बॉडी होगा। जितना ये लूज करेगी उतना ही ये क्या है कोल्ड बॉडी गेन कर लेगी। इसी को आप कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the cold body if they are kept in contact unless they attain the same temperature। फिर सेकंड है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो भाई ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पर क्या है बेस्ड है। फिर थर्ड है उस लॉ का नाम बताइए जो इस पर बेस्ड है। तो भाई वो लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये क्या है बेस्ड है। इसके बाद आपका आता है लास्ट चैप्टर, वो है रेडियो एक्टिविटी। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 12 रेडियो एक्टिविटी के कौन से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पीवाई के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए पीवाई क्यू का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए रेडियो एक्टिविटी का। आपसे कह रहा है
A certain nucleus X has a mass number 14 and atomic number 6। तो आपसे बोल रहा है कि भाई कोई एक एलिमेंट X है, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 14 है। अब इसको हमने चेंज कर दिया है किसमें, 7/14 में। तो इसको हमने चेंज कर दिया है 7/14 में। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन से पार्टिकल का लॉस हुआ है, कौन सा पार्टिकल इसमें लगा हुआ है जिससे ये ऐसा चेंज हो रहा है। तो देखो आप देखो, मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर में चेंज है, 1 इंक्रीज कर गया है। अगर आपका एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर गया है तो इसका मतलब क्या है, बीटा पार्टिकल होगा। तो आंसर अगर आप चेक करोगे तो आपको बता रहा है कि भाई इमिशन कौन सा हो रहा है, बीटा पार्टिकल का। किसका हो रहा है, बीटा पार्टिकल का हो रहा है। और अगर रिप्रेजेंट की बात करेंगे तो ऐसे हमने क्या उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कह रहा है व्हेन डज न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू रेडियो एक्टिव। तो कोई भी एटम का न्यूक्लियस कब रेडियो एक्टिव होना चाहेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसका आंसर। तो एक एटम रेडियो एक्टिव तब बनेगा जब वो अनस्टेबल कंडीशन में होगा। तो आपसे कह रहा है एन एटम बिकम रेडियो एक्टिव व्हेन इट बिकम अनस्टेबल ड्यू टू हैविंग एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर किसी भी एटम के पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो वो अनस्टेबल होगा और वो बनना चाहेगा रेडियो एक्टिव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट नेम द प्रोसेस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। तो भाई आपको न्यूक्लियर एनर्जी बताना है एंड इसके बाद इसका प्रोसेस का नाम बताना है। तो आंसर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी आप बोलोगे बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या बोलोगे आप, बाइंडिंग एनर्जी। तो आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी इज द बाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दैट होल्ड्स इट टुगेदर। एंड प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो आपका होगा न्यूक्लियर फिजन। आफ्टर डेट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वन इंपॉर्टेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ईच ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताना है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। तो चलिए इसका आंसर लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका जो एडवांटेज है वो है आपका, ये आपका हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस को क्या है, रिलीज नहीं करता है। मतलब जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसको क्या है, ये रिलीज नहीं करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि भाई जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो भी लीकेजेस होते हैं, उनमें ये क्या कर देता है, इम्पेक्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है नेम द रेडिएशन विच आर अब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। एंड सेकेंड इज a radiation X is produced by a particular device on the bulb of a thermometer and mercury in the thermometer shows a rapid increase. Name the radiation X. And the next question is name two factor on which heat energy liberated by the body depends. तो इसका अगर हम आंसर डिस्कस करते हैं तो बेटा फर्स्ट का आंसर जो आपका हो जाएगा, इसमें आपसे पूछा गया था कि भाई नेम द रेडिएशन विच आर अब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। तो भाई जो ग्रीन हाउस गैसेस अब्जॉर्ब करती हैं वो आपका होता है IR रेडिएशन, जिसको आप कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर नेक्स्ट आपसे कह रहा था कि भाई एक रेडिएशन X है, उसको फोकस किया गया पर्टिकुलर डिवाइस पर ऑन द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर एंड मरकरी इन द थर्मोमीटर सोज अ रैपिड इंक्रीज। तो उस रेडिएशन का नाम बताइए। तो भाई उस रेडिएशन का नाम भी हमारा IR रेडिएशन होगा। एंड थर्ड है आपका नेम टू फैक्टर्स ऑन विच हीट एनर्जी लिबरेटेड बाई अ बॉडी डिपेंड्स। तो कोई दो फैक्टर बताइए जिस पर हीट एनर्जी क्या है, लिबरेट हो गई हो। तो देखिए अगर हम बात करें फैक्टर जो हीट एनर्जी पर डिपेंड करेंगे तो देखिए वो दो फैक्टर्स होंगे आपके सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर। तो सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर पर जो हीट एनर्जी है वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। आपसे कह रहा है अरेंज अल्फा बीटा एंड गामा रेज
in the ascending order with respect to their penetrating power, ionizing power and biological effect। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि भाई पेनिट्रेटिंग पावर का क्या ऑर्डर है, आयनाइजिंग पावर का क्या ऑर्डर है, तो ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ पेनिट्रेटिंग पावर की, तो भाई जो गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो क्या सबसे ज़्यादा होती है, गामा की पेनिट्रेटिंग पावर क्या सबसे ज़्यादा होती है। तो भाई पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन गामा। फिर इसके बाद है आयनाइजिंग पावर। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आयनाइजिंग पावर क्या है और जो पेनिट्रेटिंग पावर है ये दोनों क्या है, रिवर्स होते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजिंग पावर ये दोनों क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि भाई ये दोनों क्या रहते हैं, रिवर्स रहते हैं। तो जो ऑर्डर आपका पेनिट्रेटिंग पावर का उसका रिवर्स कर देंगे तो आपका आयनाइजिंग पावर का आ जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट है वो है आपका बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट सेम रहेगा जैसा आपका पेनिट्रेटिंग पावर का रहता है। तो ये आपका क्या ऑर्डर क्या है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है व्हाट इज मीन बाय रेडियो एक्टिविटी, एंड सेकेंड इज व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर वेस्ट, एंड थर्ड वन इज सजेस्ट वन इफेक्टिव वे ऑफ सेफ डिस्पोजल फॉर द न्यूक्लियर वेस्ट। तो इसका आंसर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो आपको पता है कि ये क्या है, आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन क्या है, इमिट होता है। तो आप बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन लाइक अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ड्यूरिंग इट्स डिके। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर वेस्ट। तो देखिए जो हमारा बाई प्रोडक्ट होता है उसी को हम न्यूक्लियर वेस्ट कह देते हैं। तो आप कहेंगे रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर वेस्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट इज हार्मफुल फॉर द रेडियो एक्टिव मटेरियल। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज सजेस्ट वन इफेक्टिव वे फॉर सेफ डिस्पोजल। तो देखिए सेफ डिस्पोजल अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करें, उसको स्टोर कर लें। तो आप आंसर नंबर सी बोलेंगे स्टोर देम इन थिक लेड बॉक्स एंड बरी देम डीप इन अंडरग्राउंड स्टोर्स। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए हैं। तो बेटा आपके ऑल चैप्टर्स के जो PYQ हैं वो क्या है, कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा अब आपको अगर MCQ, थ्योरी, PYQ, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल, अगर ये पोर्शन आपको देखना है तो पोर्शन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, MCQ, PYQ, थ्योरी और न्यूमेरिकल। अगर आपको ये पोर्शन फिजिक्स का पूरा कंप्लीट देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट कौन सी है, फिजिक्स सेमेस्टर 2 ICSE क्लास 10। तो इस प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियोस को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियोस हैं। और बेटा कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स मिलेगा, उसमें आप पूछ लें। और आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज अपीयर होके आ जाएगा, और उस पर आप जैसे ही लाइक कर लेते हैं पेज को तो नंबर अपीयर हो जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट क्या है कर सकते हैं। और बच्चों लेटेस्ट अपडेट के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, और ऐसे वीडियोस आपको क्या मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।